क्लास के विद्यार्थी, तो आइए आज की मैथ की क्लास में हम लोग पुनः टॉपिक जो कंकरेंट चल रहा था सर्वांशम, वही टॉपिक लेकर के फिर आए हैं। तो अब तक जो आप लोग सर्वांशम का वीडियो जो आप लोगों ने देखा, एक कॉपी पर नोट आप लोग कर लिए, तो चलिए उस कॉपी के पेज को आप लोग सामने को खोल दीजिए। और अब तक जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह पहले सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब चैनल को आप लोग उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब जब कर लिए, तो आज की टॉपिक जो है वह उस टॉपिक पे आ जाइए। देखिए सभी विद्यार्थी, आप लोग के हम बतलाए थे कि ज्यामिति में सर्वांग समता का बहुत बड़ा एक भूमिका है। और ऐसे तो हमने बताया कि बहुत सारे चीज आकृति के बारे में बताए, रेखाखंड कोण बताया, आयत बताए, बहुभुज के बारे में बताए। आज हम लोग को बताया था या पिछले वीडियो में भेजे थे हमने कि अगर तो त्रिभुज अगर दे दिया गया हो और आपसे पूछे कि बताओ क्या दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, तो आप लोग के सर्वांशम की परिभाषा से तो हमने देखिए पिछले वीडियो में आपका दो त्रिभुज का फिगर बनाया था। दोनों त्रिभुज में देखिए तीनों भुजा लेके चले थे और तीनों कोण लेके चले थे। कारण कि आप जानते हैं सभी लड़के कि त्रिभुज के टोटल अंक क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब 6 में 3 गो भुजा का, 3 गो कोण का। और सर्वांशम का मतलब होता है सभी अंग। एकर मतलब कि अगर दो त्रिभुज को तुम सर्वांशम कर दिया तो समझो कि दोनों त्रिभुज का 6 अंग आपस में बराबर होगा। यानी जैसा कि पिछले वीडियो में देखिए आप लोग लिख पाए थे कि अगर दो गो त्रिभुज को सर्वांशम करना है तो उसके पहले उनका संगत कोण को मिलान कीजिए और संगत भुजा को मिलान कीजिए। अगर दोनों टैली कर जाता है दोनों फिगर में, तब जाकर बोलते हैं कि हाँ दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। तो देखिए विद्यार्थी, अब मानते हैं दो त्रिभुज को सर्वांशम करने के लिए बार बार 6 अंगों को नापना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी नियम है कि अगर उस नियम से चलते हो या नियम से अगर दो त्रिभुज के मात्र 3 अंग दे देता हो, ज्यादा नहीं, मात्र 6 अंग में अगर 3 गो अंग दे देता है, तो वो समझिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो सकता है। लेकिन वह नियम से अगर 3 गो अंग देगा तब है तो उनके पास 6 गो अंग, लेकिन हमको मात्र 3 गो अंग चाहिए कि 3 गो अंग भी अगर बराबर हो जाता है उसको, तो हम उसको सर्वांशम कर सकते हैं। अब सवाल रहा कि आखिर कौन सा 3 अंग बराबर होना चाहिए, वही कहलाता है, इसका शर्त कहलाता है कि दो त्रिभुजों को हम सर्वांशम कहें तो कब कहें, आखिर इसकी क्या माने पहचान है, क्या इसकी शर्त है कि 3 अंक देख करके बता देते हैं कि सर्वांशम हो जाएगा। तो एक बात समझने के लिए कुछ आपके पास शॉर्टकट वर्ड आता है, जिसको आप लोग पहले उसको समझ लीजिएगा और कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। देखिए कहीं पर यहाँ मैथ में अगर एस का प्रयोग करता है तो आप इसको साइड पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा लड़के लोग? एस को हम पढ़ेंगे साइड पढ़ेंगे, और साइड का मतलब भुजा होता है। अब दूसरा देखिए आता है संक्षिप्त वर्ड ए। तो ए का मतलब समझिएगा एंगल होता है, और एंगल का मतलब क्या चीज, कोण होता है। अब देखिए इसी में आपका तीसरा वर्ड आ जाएगा आर। तो आर का मतलब समझना सभी लड़के हैं कि राइट एंगल होता है, और राइट एंगल का मतलब समकोण बोलते हैं, जिसका मान 90 डिग्री का होता है। तो जब आर का इस्तेमाल कीजिएगा तो यहाँ एच का भी इस्तेमाल करना होगा। और एच का मतलब क्या बोले जी, हैंड नहीं, एच का मतलब हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का मतलब कर्ण। कर्ण समझते हो ना? समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं कि समकोण शीर्ष के सामने वाली जो भुजा होती है
उसी को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो एच अगर रहेगा तो हाइपोटेनस पढ़ेगा अर्थात कर्ण पढ़िएगा। अब देखिए सब बच्चे, अब मैथ बनाने के क्रम में हम कुछ और शॉर्टकट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोला CPCT, तो CPCT का मतलब क्या हुआ, इसका पूरा नाम क्या हो गया, ये समझना है सब लड़के को। तो C का मतलब देखिए होता है कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत होता है। और संगत शब्द इस्तेमाल हम कब करते हैं, जहां पर दो फिगर आ गया, दो त्रिभुज आ गया, दो चतुर्भुज आ गया, दो बहुभुज आ गया, तब वहीं पर संगत का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब अंग ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों, ठीक है, वैसा तो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो जान लीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं। मतलब कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, उसका 3 पार्ट्स हमको दे दिया है, तो समझिए कि बाकी जो 3 पार्ट्स बच गया वो भी आपका बराबर हो जाएगा। एक मतलब यही हुआ, समझिए विद्यार्थी ना, यानी CPCT का मतलब। अब देखिए दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की शर्त में पहला शर्त देखो आता है SAS, मतलब साइड एंगल साइड, समझ रहे हो ना, साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा, के कौन लिया ना, तीनों को लिए देखिएगा, साइड एंगल साइड मैंने दो साइड आए को लिए हैं एंगल, और कहाँ एंगल, इसके साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, दो साइड ले रहे हैं लेकिन उसके बीच वाला कोण होना चाहिए। तब बीच वाला कोण है, जैसे कि सोचिए अब यहाँ से मानते हैं कि जैसे सभी लड़के अब इस तरह से मान लिया कि एक त्रिभुज ए है, अब दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं कि आपका ई है, ठीक है ना। अब दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कहता है कि साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड का मतलब समझिए तो लोग कि दोनों त्रिभुज में दो साइड ले रहे हैं, जैसे कि ABC त्रिभुज हो गया और यहाँ पर DEF एक त्रिभुज हो गया। अब दो त्रिभुज है, अब कहता है कि साइड साइड दो लेना है, जैसे कि मानते हैं कि इसमें से AB ले लिया और AB के संगत मानते हैं DE बराबर हो गया। यहाँ से कहते हो कि AC ले लिया और यहाँ से DF बराबर हो गया। तो बताओ कि AB और AC लिया, इसके बीच में कोण बताओ A आ गया कि नहीं, तो इसी तरह से ये दोनों के कोण का बीच में E हम लेके चलेंगे। तो साइड एंगल साइड का मतलब यही हुआ कि दो को साइड लीजिए लेकिन उसके बीच में कोण लेना है, एक दोनों हट के नहीं, E को नहीं लेना है। जब E और E भुजा ले रहे हो तो इसके बीच का E कोण हो गया। अगर E और E भुजा लेंगे तब बीच में B कोण हो जाएगा। अगर AC और BC लोगे तब बीच में C लेना पड़ेगा, तो E हो गया साइड एंगल साइड, माने दो को साइड और उसके बीच का होना चाहिए कोण। तब कहेंगे कि 3 को अंग दिया है तो बाकी 3 अंग बचल के लिए इसका देखिए 2 कोण बचल है, इसका भी 2 कोण बचल है और इसका एक भुजा बचल है। एक मतलब कि इसका 3 को अंग अगर बराबर हो गया तो समझना कि बाकी जो अंग है वह भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है साइड साइड साइड, एस माने साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 के मतलब कि दो त्रिभुज है लेकिन दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग बराबर है। अब मानते हैं कि एक हो गया XYZ और एक हो गया PQR। अब इस पहले त्रिभुज के भुजा नापिए और दूसरा त्रिभुज का तीनों भुजा नापिए और तीनों अगर भुजा बराबर हो गया तो समझिए तो वहीं पर बोलते हैं साइड साइड साइड, माने तीनों साइड बराबर हो गया।
तब तीनों साइड बराबर अगर कहीं त्रिभुज का हो गया तो समझिए कि उसका तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन कहीं पर तुम लोग से टेस्ट लेना चाहिए कि बताओ दो गो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। जैसे कहे कि इसका तीनों कोण बराबर है और इसका तीनों कोण बराबर है, अब तब तुमसे पूछे कि बताओ दोनों को हम सर्वांशम कहेंगे कि नहीं, तो फट से बोलना कि नहीं। यानी एंगल 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 जब कह देगा तब कहिएगा कि ये सर्वांशम का शर्त नहीं है। माने अगर उनके तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो एक कोई जरूरी नहीं है कि उनकी भुजा भी बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर भुजाएं बराबर है तो समझिए उसका कोण भी बराबर होगा। क्लियर? अब देखा जाए तीसरा शर्त है एंगल साइड एंगल। माने दो एंगल, देखिए ये वाला बात थोड़ा लड़कन कंफ्यूज करता है, इसलिए कि ऐसा ही एक के से हम बचना है। एंगल एंगल साइड, आइए एंगल साइड एंगल दोनों में देखिए यहाँ भी दो एंगल है लेकिन यहाँ बीच में साइड बोल रहा है, और यहाँ दो एंगल है लेकिन बीच में साइड नहीं है, बल्कि बीच के साइड छोड़ करके वो अलग कोई साइड लेकर कर रहा है। ये दोनों में देखिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पास में लड़के लोग हैं, लड़के लोग चैनल से जो भी जुड़े हुए लड़के लड़कियां वह समझना है कि यहाँ पर दोनों चीज अलग अलग होता है। यहाँ एंगल साइड एंगल का फिगर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए दो गो त्रिभुज है, बात समझिएगा। अब ABC एक त्रिभुज है, DEF त्रिभुज है, दो त्रिभुज है। अब चैप्टर में भी इस तरह की बहुत सारे मैथ में मिलेंगे आपको। अब एक त्रिभुज में देखिए एंगल A है और A के संगत देखिए D है। यहाँ A 85 डिग्री है तो AB कहता है कि 85 डिग्री है। यहाँ कोण C 30 है तो AB कहता है कोण C देखिए A 30 है, और A और C के मिलाया तो आ गया कौन AC। एक मतलब कि A और C के बीच का भुजा है AC, और यहाँ D और F का बीच का भुजा है DF। तो यहाँ भी देखिए 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी समझिए 3 सेंटीमीटर है। अब सोचो कि दो गो एंगल लिया, अब बीच में बताऊं के लिए भुजा की नहीं, अब दो गो यहाँ लिया और यहाँ भी देखिए बीच में भुजा कर दिया। तो ऐसे में ही बोलिएगा एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब दोनों त्रिभुज बताओ सर्वांशम हो गया तो यहीं पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम CPCD। माने जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो मतलब कि इसका सभी अंग बराबर हो गया। तब चलिए इसमें बताओ भुजा D हमको दे ले, तब भुजा D दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि AB भी तुम्हारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर देखिए EF दिया 6 सेंटीमीटर तो समझिए कि BC भी आपका होगा 6 सेंटीमीटर। तो भले ही बोल देते कि नियम से 3 गो पार्ट्स दे देता है तो बाकी जो 3 गो पार्ट्स बचेगा वो भी समझिए बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए फिगर में आइए ABC आपका त्रिभुज है, अब PQ आपकी त्रिभुज है। अब दोनों में देखिए कहता एंगल एंगल, माने दो में एंगल बराबर होना चाहिए। अब इसमें देखिए एंगल A तो यहाँ पर एंगल P 105 जो है, एंगल देखिए B तो यहाँ एंगल देखिए Q, देखिए दोनों 60 है। तब दो कोण बताओ दोनों में बराबर हो गया कि नहीं। अब ये दोनों कोण के बीच में भुजा तो AB है और इसका कहता है PQ है, तब AB और PQ नहीं दिया बल्कि दे दिया AC और यहाँ से दे दिया PR। मैंने ये दोनों एंगल छोड़ करके देखिए AC दिया और यहाँ पर ये दोनों छोड़ के PR दिया, लेकिन दोनों 6 सेंटीमीटर का है तो यहीं पर बोलते हैं एंगल एंगल साइड। क्लियर? तो एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड ये समझिए दोनों अलग से होता है। क्लियर? अब देखा जाए आ कहता है चौथा, तो ये जो समझिए RHS बोलते हो तब बहुत सा लड़कन जल्दी में राइट हैंड साइड पड़ जाता है। नहीं जी, तो राइट हैंड साइड नहीं पढ़ना है बल्कि पढ़ना है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, मतलब समकोण, कर्ण, भुजा। और ये जो आता है तुम्हारा प्रतिबंध कंडीशन जो है कि याद करें स्पेशल समकोण त्रिभुज के लिए आता है।
कौन त्रिभुज? समकोण। किसको कहते हो? जिसका तीनों कोण में एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है। तब कहीं पे RHS की बात करेगा तो वहां पर पहले ही देख लेना है कि दोनों त्रिभुज में एक का कोण 90-90 होना चाहिए, तब वहीं पे चांस बनता है। ये पहले ही दिमाग में रख लेना है कि समकोण कर्म भुजा ये जब भी लागू होते हैं तो ये समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। तब दो त्रिभुजों के सर्वांग होने की यही 5 शर्त है, जिस पर हम अगले वीडियो में इस पर प्रॉब्लम बताएंगे। सभी लड़के प्राय मैंने जो लड़के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अब तक के, और प्लीज आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज यहीं पर क्लास को आप लोग छोड़ते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।